Hello, my dear students. I hope you are enjoying your study and preparing for the board exam. And today I am here with a new topic that is the based on the poem part. और जैसा कि आपने देखा है कि मैंने पोएम में बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं पोएम्स के बारे में। ए जो आपका पोएम में पैसेज आएगा उसमें जो सेकंड पार्ट रहता है अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, ये उस पर बेस्ड है। ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा उसके रूल्स क्या हैं लिखने के, और उसके बाद मैंने एक पोएम सेलेक्ट किया है जिसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन मैं आपको सामने में यहाँ पे दिखाऊंगा उसमें लिखना कैसे है। तो अब जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम रूल्स विद सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द पोएम, और मैंने जो पोएम सेलेक्ट किया है दैट इज द फर्स्ट यूनिट फर्स्ट पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रिटन बाय one of the great personality in India who got the Nobel Prize in Literature, Rabindranath Tagore. So without wasting time, just we have to start the video. And before that, one thing, if you have not subscribed this channel, my one, please subscribe it, share with your friends, press the like button, and just we have to move forward. Now see on the screen. Yeah, appreciation of the poem. Appreciation means that is called the evaluation. Evaluation is what? जैसा कभी आप कोई मूवीज़ देख के आते हैं तो थिएटर के सामने मीडिया वाले आते हैं, पूछते मूवी आपको कैसी लगी, आप अपना व्यू रखो। तो यही है कि आपको क्या करना है, पोएम के बारे में आपका व्यू है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। एक बोर्ड का क्राइटेरिया है, आप 4 पॉइंट आपको बताऊँगा, वो 4 पॉइंट्स ही आपको लिखना है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ लिखना नहीं उसके अंदर। क्या लिखना है पहले समझ लेते हैं एक्चुअली होता क्या है। जस्ट नाउ विल सी व्हाट मीन बाय इट एक्चुअली। या इट इज द प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग। कॉम्प्रिहेंडिंग मीन्स अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेटिंग मीन्स टू एक्सप्लेन, मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग, रिव्यू, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग a literary work from a discerning perspective. Discerning means quality and perspective means view. So in the quality view means we have to check the poem in what way? Try to understand. We have to evaluate, we have to understand, we have to express literary work from a discerning perspective, from a quality view. Discerning means quality, perspective means view. Here of course why literary word is written here, literary means of course here the literature part is there, and poem is also that is the part of literature. तो इसमें हम नॉर्मली क्या करेंगे, हम पोएम को इवेल्युएट करेंगे, और उसमें बाकी क्या क्या करना है, बोर्ड में कैसे पेपर्स में क्या क्या पार्ट आता है वो पहले मैं आपको रूल्स बताता हूँ, उसके बाद मैं पोएम पे चलूँगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें रूल्स, क्या रूल्स अप्लाई होता है जब भी आप पोएम को इवैल्यूएट करेंगे, व्हाट रूल्स यू आर अप्लाइंग। अभी देखिए आगे जो रूल्स क्या लिखा है, जस्ट विल चेक दैट। या नाउ सी ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट थिंग, in the board question paper in Maharashtra board in 10th standard, actually this part is in 9th standard, 8th standard also, but here just the topic which I have taken that is from the 10th standard. तो 8th standard 9th standard में भी ये है, लेकिन इतना डिफरेंस है, 8th standard में क्या होता है कि आपको एक पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, लेकिन 9th-10th standard आपको पैराग्राफ ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए पहला रूल्स क्या लिखा है, द पोएम विल बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। सबसे अच्छी बात क्या है कि पोएम आपको दिया रहेगा, and title and poet's name will be given. It's very important. This thing we have to keep in mind, that title and second thing what, title and poet's name will be given. यानी आपको फर्स्ट पार्ट तो रेडीमेड मिल जाएगा, बाकी क्या करना है आपको, बाकी चीज़ के लिए बाकी पॉइंट्स क्या लिखना है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ, तो वो चीज़ हमको पहला फोकस करना है। और तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, ओनली पैराग्राफ फॉर्मेट इज अलाउड। गलती से भी आप पॉइंट वाइज मत लिखना, वी हैव टू राइट ओनली इन पैराग्राफ फॉर्मेट। और दूसरा जो है राइट आंसर इन 2 पैराग्राफ्स। ये तो मैंने 2 पैराग्राफ 2 पार्ट्स क्यों लिखा है, इसके पीछे लॉजिक है।
क्योंकि क्या होता है, अगर आप पूरा मिक्सअप कर देंगे ना तो एग्जामिनर को पता नहीं चल पाएगा आपका कंटेंट क्या है। थोड़ा अगर दो पार्ट में हमने इसको स्प्लिट कर दिया सो इट विल बेटर स्पेशली फॉर द एग्जामिनर, और क्लैरिटी रहेगा एंड ही विल गिव मोर मार्क्स। तो आगे इसमें देखना है कि आपको दो दो पार्ट करना है, किस बेसिस पे करना है, और मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। इसके पहले एक बात आपको मैं बोल देता हूँ, 10th स्टैंडर्ड में टोटल 8 पोएम्स आर देयर, इतना याद रखिए। कितनी पोएम्स है? 8, राइट। आपको सिंपल ट्रिक है इसमें अच्छा मार्क्स लाने के लिए कि आप 8 पोएम्स का सेंट्रल आइडिया ना बाय हार्ट कर लीजिए। बाकी चीज़ एडजस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन सेंट्रल आइडिया अगर आपको बाय हार्ट रहेगा तो आराम से आप लिख लोगे। और उसमें 8 में से एक तो आने वाला है, 8 में 2 पोएम आएगी, एक पैसेज के लिए आएगी, दूसरी आएगी आपके अप्रिसिएशन के लिए। तो अप्रिसिएशन में एक पोएम तो बैठने वाली। तो आप 8 पोएम्स के सेंट्रल आइडिया एक पेपर पर लिख के अच्छे से बाय हार्ट कर लो, तो फिर आगे वो लिखने में प्रॉब्लम थोड़ी भी नहीं आएगी। ओके, नाउ सी व्हाट अदर थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। देखिए, रूल्स मैंने बता दिया आपको, 4 रूल्स मैंने बताया। अब इसके अलावा और कुछ क्या है, ध्यान से देखिए। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट ऑफ अ क्वेश्चन विद अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। नाउ सी, आपको क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा? रीड द फॉलोइंग पोएम एंड राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स इन द पैराग्राफ फॉर्मेट। ये पॉइंट आप गलती से भी नहीं भूलना, पैराग्राफ फॉर्मेट। पॉइंट वाइज आपने लिखा, मार्क्स कट, इतना याद रखना। आगे जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये आपको पॉइंट्स दे रहेंगे। क्या लिखा पहले देखिए, टाइटल एंड द पोएट ऑफ द पोएम। ए दैट इज फॉर 1 मार्क। 1 मार्क यानी टाइटल पे हाफ मार्क आपको मिलेगा और पोएट के नेम पे 1 मार्क। टाइटल दिया रहेगा और पोएट का नाम भी दिया रहेगा। अगर सपोज पोएट का नाम नहीं दिया है तो जस्ट यू कैन बाय हार्ट इट। उसके बाद जो अगला पॉइंट है दैट इज द राइम स्कीम। 1 मार्क आपको राइम स्कीम पे मिलेगा। इसके अलावा 1 मार्क ऑन फिगर ऑफ स्पीच। एंड देन ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था, 2 मार्क्स ऑन सेंट्रल आइडिया और द थीम ऑफ द पोएम। देखिए, टाइटल पोएट तो आपको रेडीमेड मिल जाएगा। राइम स्कीम अगर आपको पोएम ने, अगर आप टीचर ने पोएम पढ़ाया है क्लास में, आपने ध्यान से सुना है, जाहिर सी बात है आपके दिमाग में कुछ तो रहेगा, सम पॉइंट्स विल बी देयर माइंड। और फिगर ऑफ स्पीच पोएम देख के आप एनालिसिस कर लोगे, अगर आपने एक बार अच्छे से बोर्ड एग्जाम के पहले देख के गए हो। बाकी बचा लास्ट सेंट्रल आइडिया वाला। मैंने बताया था आपको कि आप खाली इतना काम करना कि 8 पोएम्स के सेंट्रल आइडिया आप कहीं पेपर पे लिख लो और उसको अच्छे से बाय हार्ट करके रखो, तो ऑब्वियसली आपका सेंट्रल आइडिया वाला पॉइंट नहीं फंसेगा। और मैंने बताया पैराग्राफ, मैंने बताया था लास्ट रूल में, आप एक काम करिए, टाइटल पोएम राइम स्कीम प्लीज राइट इन फर्स्ट पैराग्राफ, ओके। एंड आफ्टर दैट द फिगर ऑफ स्पीच और सेंट्रल आइडिया, ये दोनों पॉइंट दीज थिंग्स राइट इन द सेकेंड पैरा। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी कितना फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किया है पोएम में, वो आप ध्यान से देखना। उसके बाद फिर आगे लिखना। सेंट्रल आइडिया और थीम दोनों का मतलब एक ही है। ये हर पोएम का एक सेंट्रल आइडिया होता है। इस पोएम का क्या है मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ आपको, ओके। यहाँ पे मैंने आपका फर्स्ट पोएम 10th स्टैंडर्ड का लिया है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, फ्रॉम कोर कुमार बर्दे टेक्स्ट बुक, ओके। नाउ से या सी ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट थिंग यार देखो, आपको जो पोएम है, पोएम का मेरा एक सेपरेट वीडियो है, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो क्लिक करके पोएम पूरा देख सकते हैं। पोएम पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है आपके 10th स्टैंडर्ड कुमार भारती टेक्स्ट बुक के, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर द नॉलेज फ्री, ओके, एवरीथिंग इज देयर। और बाकी उसका पोएम्स का मीनिंग मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि वो अलग टॉपिक है, ऑलरेडी आई हैव मेड द वीडियो। नाउ कम टू द मेन टॉपिक हियर। अब यह मेन टॉपिक पे आ जाओ, आपको यहाँ पे हमें करना क्या है। नाउ सी, अब इसको जब आप लिखना स्टार्ट करें, मैंने पहले बताया था कि टाइटल पॉइंट फर्स्ट पॉइंट, राइम स्कीम सेकंड पॉइंट, उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच थर्ड पॉइंट, सेंट्रल आइडिया फोर्थ पॉइंट,
अब मैंने क्या किया इसका देखिए, पहला जो मैंने बताया था टाइटल पोएट और दूसरा राइम स्कीम मैंने मर्ज किया। देखिए फर्स्ट पैरा मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर इज रिटन बाय द पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर। ये आपका फर्स्ट वाला पॉइंट होगा, एक 1 मार्क के लिए रहेगा। दिस पार्ट इज फॉर 1 मार्क। द पोएम इज रिटन इन फ्री ब्लैंक वर्स। पहली बात है, ये पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं है, राइमिंग पैटर्न इज नॉट देयर, नो राइमिंग पैटर्न, नो मेट्रिक पैटर्न, कोई इसका मीटर नहीं है इसमें लिखने का, स्ट्रेस पैटर्न, अनस्ट्रेट पैटर्न कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा है, तब अगर मैं चाहूँ तो इन्हें लिख सकता हूँ द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पॉइंट्स दिखाना है पेपर में आपको इसमें। और ये ऐसा क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, इसमें आपको फुल मार्क्स मिलता है बोर्ड से अगर आपने अच्छे से लिखा है। आपकी राइटिंग अच्छी है तो नॉर्मली अगर बहुत अच्छा लिखा है 4 मार्क्स, राइटिंग अच्छी है तो 4.5 5 भी दे सकते हैं आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट्स को थोड़ा सा एकदम यू हैव टू एलेबरेट द पॉइंट, उसको पॉइंट थोड़ा बड़ा करना है। अगर आप खाली इतना लिख दे तो पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, खाली इतने सारे आपके पूरे पॉइंट्स नहीं आ पाएंगे, आप थोड़ा सा बढ़ाओ उसमें। तो पोएम इज रिटन इन द फ्री वर्स विदाउट एनी राइमिंग पैटर्न, यानी अगर पोएम फ्री वर्स है, जैसी बात है 2 चीज़ नहीं रहेगा, नो विदाउट एनी नो राइमिंग पैटर्न, नो स्पेसिफिक मीटर you know very well where the stressed syllable, unstressed syllable, right? So there is no metric pattern is here. Second thing, no rhyming pattern। तो ये दोनों मिला के आपका हो गया 2 मार्क्स का। मैंने बताया था 2 पैरा में आंसर लिखिए आप। तो फर्स्ट सेकंड पॉइंट जस्ट आई मर्ज एंड दैट आई एम शोइंग द फर्स्ट पैराग्राफ। Now what will you do second paragraph? Second paragraph you have to take figures of speech and the central idea. Yeah, now say. या सबसे पहले क्या करोगे, इसमें आप लिखो कि कौन सा फिगर स्पीच ज़्यादा यूज़ किया पोएम में। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सारे फिगर स्पीच का नाम लिख डालो। क्या लिखा मैंने, देखिए देयर आर मेनी फिगर्स ऑफ स्पीच, ये वर्ड याद रखिए, देयर आर मेनी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज बाय द पोइट लाइक मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, रेपिटेशन, एलिट्रेशन। ओके, तो ये सारी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है पोएम के अंदर। और एक बात याद रखना, ये एलिट्रेशन ना बहुत कॉमन चीज़ है, अगर आपको पेपर को समझ में आए ना चुपचाप एलिट्रेशन लिख देना इतना, क्योंकि एलिट्रेशन आता ही है। तो देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच यूज बाय द पोएट लाइक मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, रेपिटेशन, एलिट्रेशन एटसेट्रा। ओके, नाउ से केयरफुली, एन इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम इज पर्सोनिफिकेशन। ये ध्यान रखिए, ये 2 तरीका है लिखने का, या तो वो लिख सकते थे द फिगर ऑफ स्पीच विच इज यूज्ड मोस्टली इन द पोएम, सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ किया है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। दोनों ऑप्शन आपके सामने है, या तो इंपॉर्टेंट लिखो या तो मोस्टली यूज बाय द पोएट। तो पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे सब फिगर ऑफ स्पीच 1-2 बार ही आए, ज़्यादा नहीं आए, इसलिए यहाँ पे हमने यूज़ करना पड़ा इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। अगर कोई ज़्यादा आते तो हम लिखते थे मोस्टली यूज बाय द पोएट, सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ किया है, पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद आप काम करो, एक एग्जांपल दे दो इसके अंदर, तो आपका एक लाइन और बढ़ जाएगी इसके अंदर। आपको सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिखना है, और कंटेंट ना कम से कम इतनी लाइंस तो होना चाहिए ना, कम से कम 10-12 लाइन तो आप लिखो। इसके लिए आपको ये जब लिखोगे कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज बाय द पोएट मोस्टली और विच वन इज द इम्पॉर्टेंट वन, देन व्हाट विल यू डू, राइट वन एग्जाम्पल ऑल्सो। पोएम का एग्जाम्पल दे दो, मैंने यहाँ पे दिया है सबसे इंपॉर्टेंट पर्सोनिफिकेशन का, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड परफेक्शन, मीन्स कंटिन्यूअस स्ट्रगल इन आवर लाइफ विच लीड्स परफेक्शन, कंप्लीटनेस। उसके बाद आगे, अब यहाँ से आपका आ जाएगा चौथा पॉइंट, आपका सेंट्रल आइडिया क्या है, दिस इज अ प्रेयर टू गॉड। Tagore addresses God as my father and asks him to awaken his country into heaven of freedom। ये पोएम पूरा किससे एक प्रेयर है, और उसके बाद वो गॉड से क्या विश करते हैं, और गॉड को उन्होंने माई फादर बोला है, ही कॉल्ड गॉड एज फादर। तो दिस इज अ प्रेयर टू गॉड, Tagore addresses God as my father and asks him to awaken his country into heaven of freedom, where there is total freedom of good thoughts, good words and good action। यानी फ्रीडम हमको चाहिए, लेकिन फ्रीडम में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या लिखा है,
आस्क हिम टू अवेकन हिज कंट्री, यानी कंट्री वालों को जगाओ, किस लिए? इनटू हेवन ऑफ फ्रीडम। एंड फ्रीडम में क्या चाहिए? फ्रीडम ऑफ गुड थॉट, गुड वर्ड्स एंड गुड एक्शन। लास्ट में है ही विशेस फॉर अ कंट्री वेयर पीपल आर फ्री फ्रॉम फियर एंड नॉलेज इज फ्री टू ऑल एंड ऑल कम्युनिटीज पीपल आर यूनाइटेड। तो ये यहाँ से दिस इज अ प्रेयर से लेकर लास्ट पार्ट तक ये है आपका सेंट्रल आइडिया। मैंने बताया ना, इसका मेरा सेपरेट वीडियो है, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, उसमें आपको पूरा पोएम मैंने एक्सप्लेन किया, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना याद रखिए कि अब मैं आप वापस आपको क्लैरिफाई करा रहा हूँ। पहला पार्ट और सेकंड पार्ट पोएट नेम पोएम, और बाकी राइमिंग स्कीम क्या है? ब्लैंक वर्स है। ये आपका सेकंड दोनों पॉइंट मिला के फर्स्ट पैरा हो गया। थर्ड फोर्थ पॉइंट को हमने क्या किया? मर्ज किया है। थर्ड देखिए सेकंड पैरा में पहले हमने कौन सा फिगर स्पीच ज़्यादा यूज़ किया है वो लिखो, उसके बाद कौन इम्पोर्टेंट फिगर स्पीच है या कौन सबसे ज़्यादा यूज हुआ है वो लिखो, उसका एग्जाम्पल दे दो, उसके बाद सेंट्रल आइडिया लिखो। तो अगर आपने इतने सारे पॉइंट्स लिखे देन आई एम श्योर यू विल गेट टोटल 5 मार्क्स विदाउट एनी फियर। ये हमारे में यहाँ फियर आ रहा है, वेयर द माइंड विदाउट फियर। मैं आपको बता रहा हूँ बिना फियर के आपको 5 मार्क्स आएगा। आई कैन टेक गारंटी ऑफ दैट वन। सो दैट इज़ वाई प्लीज़ राइट इन दिस वे। आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, गलती से भी पॉइंट वाइज मत लिखना। ये वीडियो 9th स्टैंडर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोसेस तो वही है कि कैसे लिखना है। 8th स्टैंडर्ड पॉइंट वाइज चलता है, लेकिन 9th-10th स्टैंडर्ड के लिए पॉइंट नॉट अलाउड। हाँ, पॉइंट्स आप खाली समझने के लिए आप रीड कर सकते हो। ओके, so I think your doubt is clear regarding this appreciation part, and I covered our first poem, and in future I will try to cover all the other poems also. Okay, so at last I am saying, if you are not subscribed, subscribe the channel, press the like button, share button, and at last thanks for watching the video. Thank you.